दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया है, संविधान हमारे स्वीकार किया गया था। अब सवाल ये है कि संविधान की उपयोगिता क्या है। सबसे पहले भारत में शासन किसका है? प्रधानमंत्री का नहीं है, राष्ट्रपति का नहीं है, कानून का शासन है। और हमारा सबसे बड़ा कानून जो है वो संविधान। अब इसलिए समझ लीजिए कि संविधान सबसे बड़ा जब कानून है तो संविधान जानना आपके लिए और आपका इसका प्रचार करना या इसकी जानकारी देना आपका दायित्व हो जाता है, तो कितना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है क्योंकि कानून का शासन है, इसलिए। दूसरा ये कि संविधान भारत का सबसे पॉपुलर कानून है, सबसे लोकप्रिय कानून है। दूसरा कानून सूचना अधिकार माना जाता है क्योंकि हमारा काम है तो सबसे पॉपुलर कानून है। और क्योंकि हम भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पॉपुलर कानूनों में से एक भारत का संविधान है। तीसरी बात यह है कि खबरों को समझने के लिए आपको संविधान की जानकारी की जरूरत है। आपको लगता है कि भाई ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक घोषित कर दिया, ये कानून संवैधानिक घोषित कर दिया, आरक्षण पर ये बात कह दी और जो है आरक्षण पर ये कही, अनुसूचित जाति आरक्षण पर ये गई, प्रमोशन पर ये गई। तो ये समझने के लिए भी आपको जरूरी है कि आपको संविधान की जानकारी हो। और आप क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं और आपको 2 पेपर इसमें पढ़ाए जाएंगे, लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड, तो इससे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। लेकिन इसे आप जो है बिल्कुल गंभीरता से पढ़ें और इसे बिल्कुल बारीकी से समझें। ये क्योंकि भविष्य में आपके काम में आने वाला है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं तो ये जो संविधान है वो जनरल नॉलेज में भी काम में आएगा और बाकी क्षेत्रों में भी काम में आएगा और लॉ में तो काम में आएगा ही आएगा। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो सार्वजनिक संविधान होगी। तीसरी बात यह है कि मानवाधिकार और मूल अधिकारों को समझने के लिए भी आपको संविधान की जरूरत है। मानवाधिकार और मूल अधिकार का जो पहला डॉक्यूमेंट है वो संविधान। दूसरी सरकारों और अथॉरिटियों के अधिकार कर्तव्य समझने के लिए आपको इसकी आवश्यकता है। कि हम ये देखते हैं कि जो है ये सब ये लड़ाई होती है कि ये राज्य का विषय है, ये केंद्र का विषय है, तो आपको समझ ये केंद्र कानून बना सकता है, ये राज्य कानून बना सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप आखिर संविधान में कौन क्या कानून बना सकता है। और नागरिक कर्तव्य जानने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। 51 में नागरिक कर्तव्य जो है पार्ट 4 का में जोड़े गए हैं। तो क्या जो नागरिक कर्तव्य है, जबकि इसके लिए कोई पैनल प्रोविजन नहीं किया गया, डंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन नागरिक कर्तव्य है, तो अच्छे नागरिक बनने के लिए आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है, इसलिए भी इसे जानना जरूरी है। और एक और मैं बात आपको बताता हूं कि आपको कितने लोगों को पता है कि जो देश का हमारा नाम क्या है। कोई कहता है हिंदुस्तान है, कोई कहता है इंडिया है, कोई कहता है भारत है, कोई कहता है कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन कानूनी नाम क्या है ये संविधान की धारा 1 में लिखा होता है। कानूनी नाम भारत अर्थात इंडिया होगा, इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, ये लिखा हुआ है संविधान की धारा 1 में। आपसे कोई पूछे कि भाई हमारा नाम क्या है हमारे देश का और ये लिखा हुआ कहां है, तो संविधान की धारा 1 में। समय की कमी के कारण मैं ज्यादा ना कहते हुए संविधान की प्रस्तावना में सीधे आ जाता हूं। उससे आपको पूरे संविधान का एक मैप मिल जाता है और ये इसे बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना जैसे, जिसे हमने स्वीकार किया उसमें ही 26 नवंबर 1949 का भी है। ठीक, क्या लिखा है? हम भारत के लोग, भारत को यहां पर समझ में आ गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है किसी देश का इसके प्रभुत्व नहीं होगा, संपूर्ण शक्ति जो है हमारे पास होगी, इसलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवाद होगा, यानी जो संसाधनों का वितरण होगा वो यथासंभव समान होगा, समाजवाद। पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। पंथ निरपेक्ष अभी इसकी बात करेंगे। पंथ निरपेक्ष यानी किसी भी धर्म के जो है का राज्य नहीं होगा। हमने धार्मिक राज्य को स्वीकार नहीं किया। लोकतांत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र होगा, यानी लोगों का शासन
अब यहाँ तक इसमें एक खास वर्ड आया पंथ निरपेक्ष। अब ये हमने अपनाया कि अब आप बहुत सारे जो है सोशल मीडिया पर देखते हैं, बहुत सारी चीजें इसकी चर्चाएं होती हैं। इस पे बात ये है कि हमने जो है लोग ये कहते हैं विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। मेरा मानना ये है कि विभाजन जो भारत का हुआ वो सोच के आधार पर हुआ, ना कि धर्म के आधार पर। अगर हिंदू मुस्लिम के आधार पर होता तो यहाँ पर हिंदू लिखा होता, पंथ निरपेक्ष नहीं लिखा होता। इसलिए दो सोच थी, एक भिन्नवादी सोच थी कि धर्म के आधार पर कोई कोई राष्ट्र चलाया जा सकता है, वो विफल हुई। उसी का परिणाम हमने देखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्या हालत है, और 25 साल तक वो देश को नहीं चला सके। भारत के लोगों ने ये स्वीकार किया कि सब लोग साथ में रहेंगे और पंथ निरपेक्ष होगा, किसी भी धर्म समुदाय के आधार पर राष्ट्र नहीं चलेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जो मूल अधिकार है जो है 14 से देखते हैं समता का अधिकार, जो है 15 में देखते हैं कि धर्म पे जो है के आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकते हैं, तो वो जो है साथ में रखा गया। तो इसलिए आप ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि जो हमारा विभाजन है वो धर्म के आधार पर नहीं, धार्मिक सोच के आधार पर है। उस सोच के आधार पर जिसने सोचा कि राष्ट्र धर्म के आधार पर चलाया जा सकता है, हमने ये स्वीकार किया राष्ट्र धर्म के आधार पर नहीं चलाया जा सकता, और इसका परिणाम ये हुआ कि 562 रियासतों का हमारे देश में विलय हुआ और हमारा देश इतना विशाल देश बना। तो ये बिल्कुल एक क्लियर है। और इस सोच का मेरा मत ये है कि अगर भारत को हमें अखंड रखना है, विशाल रखना है और विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाना है, तो हमें इस सोच को डेवलप करना पड़ेगा कि इस धार्मिक सोच का विरोध करें हम कि कोई राष्ट्र धर्म के आधार पर चलाया जा सकता है। अब आगे की बात होती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी सामाजिक न्याय चाहिए, आर्थिक न्याय भी चाहिए और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता होगी, विचार अभिव्यक्ति 19 में आ गई, 19 में विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता होगी और उपासना की भी स्वतंत्रता होगी, और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी। प्रतिष्ठा और अवसर इसलिए को आगे बंद कर दिया गया 18 प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता का कोई समझौता नहीं होगा। सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, जो एकता और अखंडता के साथ भाईचारा बढ़े, बंधुता बढ़े, उसे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया। तो इसमें इसका जो है संविधान का समझिए आप एक संक्षिप्त रूप देखते हैं कि हमने संविधान बनाया क्यों है, हमने जो है किस नियमों को अपनाया है, किस नीतियों को अपनाया है, और इसके आधार पर ही जो है राष्ट्र एक लंबे समय तक चल सकता है, ये हम स्वीकार करते हैं। इस पे जहां तक मूल अधिकार की बात चलती है, मानवाधिकार की बात चलती है, वो आप मूल अधिकार, मानवाधिकार पढ़ते ही हैं। अनुच्छेद 51 काम में मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो उसे भी आपको देखना चाहिए। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको इस संबंध में ज्यादा बताने की जरूरत होगी नहीं। फिर इसके लिए संक्षेप में आपके जितने भी पेपर्स हैं उसके लिए हमारे लेक्चर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। LLB नदीम के LLB लेक्चर्स करके अवेलेबल हैं सभी पेपर की करीब बहुत समझ में। मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि वो क्लास का सब्स्टिट्यूट है, क्लास का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं है। खाली इस बात को की जानकारी को देते हैं इस पेपर में क्या पढ़ाया जाएगा, बाकी तो आपको क्लास देना चाहिए। और मैं लॉ में जब लेक्चर देता था तो सबसे पहले मैं यही कहता था कि भाई आप इस लॉ क्यों कर रहे हैं, लॉ कर क्यों रहे हैं। आज लॉ डे है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते थे कि सर इसलिए कि कहीं और एडमिशन नहीं मिला, दूसरे कहते थे कि सर इतना पैसा नहीं है माँ बापों के पास जो MBBS कराते इसलिए मैं नहीं कर रहे। कुछ अलग अलग तरह के स्टूडेंट थे। तो सबसे पहले मैं ये कहता था कि एक तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकाल दीजिए ये कि आप किसी से कम इंपॉर्टेंट हैं, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो इसलिए कि भारत में कानून का शासन है, कानून सबसे बड़ा है। जब एक IPS
आईएएस जब फंसता है, जब उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो वो वकील के पास आता है और वो कहता है वकील साहब जरा ट्रिब्यूनल में हमारा केस फाइल कर देना। तो बहुत सारे ऐसे मामले हम ट्रिब्यूनल देखते हैं, हाईकोर्ट देखते हैं। तो वो लॉ से ही सब गवर्न होता है। अगर आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कि भाई वो जो बैठा है किसी पद पे, प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं, किससे बैठे हैं? उस कानून के से बैठे, जो संविधान में दिए गए अधिकार, संविधान से बैठे हैं। तो जो इस कानून को जानेगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा और वो अपनी बात मनवा सकेगा निश्चित रूप से। इसलिए आपको कानून जानना जरूरी है और आपका ये सौभाग्य है कि उस क्षेत्र में आप ग्रेजुएशन करने आए। इसलिए आप अगर किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, दूसरा मैं लॉ की एक अच्छाई ये भी बताता हूं कि आप हर उम्र में कभी भी अपना कैरियर बना सकते हैं। कैसे? एक बिल्कुल युवा व्यक्ति होता है, उसे लगता है कि मुझे वकालत करनी चाहिए, ठीक है, वो उसने वकालत का कैरियर अपना लिया। उसके बाद एक बीच में एज में जाकर 5-7 साल की वकालत करने के बाद, 7-10 साल की वकालत करने के बाद उसे लगता है कि नहीं, ये मजिस्ट्रेट जाना अच्छा है, मुझे मजिस्ट्रेट होना चाहिए। तो वो किसी एज में कर सकता है, 1 साल की प्रैक्टिस के बाद। उसके बाद भी अगर उसे लगता है कि भाई प्रैक्टिस की उसने, उसके बाद और उसकी एज जो है 40 के आसपास हो गई और उसे 8-10 साल की प्रैक्टिस हो गई, 7 साल से ज्यादा की प्रैक्टिस हो गई, तो वो पीसीएस में आईएएस में बैठ सकता है। वो हायर डिविजन सर्विस का एडीजे डायरेक्टर बन जाएगा, एडीजे बन जाएगा, डीजे बन जाएगा। उसके बाद भी उसे लगा कि जरूरी नहीं अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन एक एज में जाके उसे लगा कि भाई अब मुझे कहीं सर्विस में जाना चाहिए, तो वो हाईकोर्ट का एडीजे जाऊंगे। तो इसकी सारी स्थिति में सब एज में जो है उसके पास ये कैरियर रहता है। दूसरी बात आप ये जानते हैं कि अगर आप कानून जानते होंगे तो आपका